हेलो डियर स्टूडेंट्स, बायोमोलिक्यूल चैप्टर में पिछली क्लास में हमने न्यूक्लिक एसिड खत्म किया था, जिसमें हमने डीएनए और आरएनए के बीच में डिफरेंस पढ़ा था और डीएनए का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से देखा था और हमने एमसीक्यूज भी किए थे। कुछ उसी तरीके से बेटा आज की क्लास के अंदर हम क्या करने वाले हैं, प्रोटीन। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो मैं आपको बिल्कुल एकदम बेसिक से समझाना चाहूँगा प्रोटीन, कि जब आपने बेटा छोटी क्लासेस में प्रोटीन पढ़ा था तो आप मुझे एक बात बताओ कि जब प्रोटीन का डाइजेशन होता है, अगर आपने प्रोटीन खाया और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम ने प्रोटीन को तोड़ा, तो कौन सा मॉलिक्यूल है जिस फॉर्म में प्रोटीन एब्जॉर्ब होता है, टूटता किस फॉर्म में है प्रोटीन? तो आप बोलोगे सर अमीनो एसिड्स, कि प्रोटीन को अमीनो एसिड्स की फॉर्म में तोड़ा जाता है तब जाके ये प्रोटीन एब्जॉर्ब होता है हमारी बॉडी में। बिल्कुल उसी तरीके से बेटा जो प्रोटीन है वो बना भी किस मॉलिक्यूल से होगा, अमीनो एसिड से। तभी तो जब प्रोटीन को तोड़ रहे हैं तो अमीनो एसिड मिल रहे हैं। तो आपको यहां से आइडिया लग जाना चाहिए कि जो प्रोटीन है वो बेटा एक ऐसा कंपाउंड है, एक ऐसा पॉलीमर है जो कि अमीनो एसिड्स को मिला के बना है। पॉइंट टू बी नोटेड। तो आपकी एनसीईआरटी भी ये बात लिखती है कि जो प्रोटीन है वो एक टाइप के हेट्रोपॉलीमर है। क्या है? एक टाइप के हेट्रोपॉलीमर, जो कि अमीनो एसिड्स नाम के मोनोमर को मिला के बने। और क्यों इसको हेट्रोपॉलीमर कहते हैं? अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि सर हेट्रोपॉलीमर क्या होता है, तो इस चैप्टर की सबसे पहली क्लास में मैंने आपको हेट्रोपॉलीमर पढ़ाया था, वो नहीं देखी है तो जाके देखो। होमोपॉलीमर क्या होते हैं, हेट्रोपॉलीमर, ये चीज़ आगे भी काम आएगी जब हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे। तो ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। हेट्रोपॉलीमर का मतलब होता है जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मोनोमर यूनिट्स लगे हुए हों। ठीक है, मतलब जो अमीनो एसिड है वो एक टाइप के नहीं होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? तो आपकी एनसीईआरटी लिखती है टोटल 20 टाइप्स के अमीनो एसिड हैं जो आपकी बॉडी में प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। और ये 20 तरीके के अलग अलग अमीनो एसिड अपनी अलग अलग सीक्वेंस में चिपकते हैं एक दूसरे से। ये अमीनो एसिड 1, ये अमीनो एसिड 2, ये अमीनो एसिड 3, ये अमीनो एसिड 4 अलग अलग सीक्वेंस में चिपकेंगे। और जो स्ट्रक्चर आपके सामने आएगा एक किसका, एक पॉलीमर का, उसको बोलेंगे हम क्या, प्रोटीन। मेरी बात समझ में आ रही है? व्हाट इज अ प्रोटीन? प्रोटीन इज अ हेट्रोपॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। और क्या लिखा है आपकी एनसीईआरटी में कि इसेंशियल एलिमेंट जो हैं जो प्रोटीन बनाने में यूज होते हैं, दीज आर CHON, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये इसेंशियल एलिमेंट्स हैं जिनके बिना आप प्रोटीन नहीं बना सकते हो। प्रोटीन इनके साथ ही बनेंगे, साथ में इनकी वजह से ही बनेंगे। इसके अलावा बेटा और भी एलिमेंट्स होते हैं जो प्रोटीन बनाने में यूज होते हैं, ठीक है, जैसे सल्फर हो गया, तो ये भी हैं जो यूज होते हैं। बट CHON ये तो बेसिक चीजें हैं जो किसी भी सेल को या किसी ऑर्गेनिज्म को चाहिए, ये एलिमेंट्स अपना प्रोटीन बनाने के लिए। इनमें से किसी की भी कमी हुई तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो सकती है बॉडी में। बिल्कुल ठीक है। नाउ प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटीन डिपेंड्स अपॉन, एक प्रोटीन की प्रॉपर्टी कैसी होगी, वो कैसे काम करेगा, वो एसिड होगा, एसिडिक होगा कि बेसिक होगा। तो एसिडिक है या बेसिक है, कैसे काम करेगा, किसके साथ जाके चिपकेगा, वो बात डिपेंड करती है बेटा सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड पे, कि अमीनो एसिड का सीक्वेंस एक्चुअल में क्या है। ठीक है, इस बात को थोड़ा मैं और इलेबोरेट करना चाहूंगा। लेट से मैंने आपको 4 अमीनो एसिड दिए, A1, A2, A3, चलो 3 ले लेते हैं। अब मैं आपसे ये पूछूं कि इन तीनों को मिला के आप कितने टाइप के प्रोटीन बना सकते हो, तो देखो, एक तो आप ये बना सकते हो कि A1, A2, A3 को इस सीक्वेंस में लगा दो, या फिर A1, A3, A2 को इस सीक्वेंस में लगा दो, या फिर A2, A1, A3 को इस सीक्वेंस में लगा दो। तो ये सीक्वेंस हो गए। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये प्रोटीन बना सकते हो इन तीनों टाइप के अमीनो एसिड से। कैसे ये 3 टाइप बन रहे हैं? एक बारी 1 बीच में आ गया, एक बारी 3 और एक बारी 2। आप बोलोगे सर 3, 2, 1 ये भी तो बन सकता है। नहीं, चेक करो आप, ये वाला और ये वाला प्रोटीन सेम है। ठीक है, क्योंकि सीक्वेंस क्या हो गया, आगे पीछे से इसका सेम हो गया। तो इसलिए 1, 2, 3 या 1, 3, 2 या फिर 2, 1, 3। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि बेशक ये तीनों प्रोटीन के अंदर जो अमीनो एसिड है वो सेम यूज हो रहे हैं, A1, A2 और A3, लेकिन इन तीनों अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस है तीनों के अंदर वो अलग हो गया। तो सीक्वेंस चेंज होने से प्रोटीन भी चेंज हो जाएगा, उसका नेचर भी चेंज हो जाएगा, बेशक ही इसके अंदर यूज होने वाले अमीनो एसिड सेम हो। इसीलिए प्रोटीन का सीक्वेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर प्रोटीन का सीक्वेंस चेंज हो गया तो हो सकता है उस प्रोटीन की प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, हो सकता है वो प्रोटीन काम भी ना करे बॉडी के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा, कन्फिग्रेशन ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। कन्फिग्रेशन से आप याद रख सकते हो बेटा फोल्डिंग, कि प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है ना बेटा वो फोल्ड होता है। ये फोल्डिंग मैं पढ़ाऊंगा, आज की क्लास का लास्ट टॉपिक फोल्डिंग ही रहने वाला है। जब मैं आपको फोल्डिंग पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे मैं बताऊंगा कि प्रोटीन की फोल्डिंग के अलग अलग स्ट्रक्चर हैं। मतलब एक प्रोटीन की चेन आपने ली तो ये चेन सीधी है, लेकिन प्रोटीन जो है बेटा वो अलग अलग शेप में फोल्ड हो जाते हैं। ठीक है, और ये जो प्रोटीन की फोल्डिंग का शेप है ये बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होता है।
स्पेसिफिक होने का मतलब है ये प्रोटीन की शेप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसको फंक्शनिंग परफॉर्म करने में, ठीक है। कि अगर इस प्रोटीन को, लेट्स से ये प्रोटीन एक एंजाइम है, क्या है ये प्रोटीन एक एंजाइम, और ये जो एंजाइम है इसका एक फिक्स्ड शेप है, तो ये एंजाइम अपने उसी मॉलिक्यूल से बाइंड करेगा जो ये फिक्स शेप है, किसी दूसरे मॉलिक्यूल से ये बाइंड नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब प्रोटीन का जो इंट्रैक्शन होता है बेटा, प्रोटीन का जो इंट्रैक्शन होता है किसी दूसरे मॉलिक्यूल से या किसी दूसरे प्रोटीन से, वो अपनी शेप के बेसिस पे होता है। ये बात आप धीरे धीरे डेवलप कर लोगे अगर आपने अभी तक ये बात नहीं सुनी है कभी तो। लेकिन आपको याद रखना है कि प्रोटीन की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है उसकी कन्फिग्रेशन पे, उसकी शेप पे, ठीक है, कि उसकी शेप या फोल्डिंग कैसी है। अगर प्रोटीन ने अपनी प्रॉपर शेप नहीं ली, वो ढंग से फोल्ड नहीं हो पाया, तो प्रोटीन अपना काम भी ढंग से नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे शेप स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं। ऐसा कुछ कि हर एक चाबी का एक पर्टिकुलर शेप होता है, इसलिए वो अपने स्पेसिफिक ताले को ही खोल सकती है। क्या मेरे घर का ताला आपके घर की चाबी से खुलेगा? कभी नहीं खुलेगा। क्यों? क्योंकि मेरी चाबी के ऊपर एक पर्टिकुलर डिज़ाइन बना हुआ है बेटा, ठीक है, एक पर्टिकुलर डिज़ाइन बना है, जो डिज़ाइन जब तक मैच नहीं करेगा तब तक वो ताला नहीं खुलेगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए जितनी स्टेटमेंट्स है वो याद रखना है। दूसरा, ये मैंने आपको पिछली से पिछली क्लास में, मतलब इस चैप्टर की सबसे पहली क्लास में बता दिया कि आफ्टर वाटर, वाटर के बाद सेकेंड नंबर पे जो सबसे ज़्यादा कंपाउंड प्रेजेंट है आपकी बॉडी में, वो कौन है? प्रोटीन। इट इज़ द मोस्ट अबेंडेंट कंपाउंड आफ्टर वाटर, पानी के बाद सबसे अबेंडेंट कंपाउंड है। उसके अलावा सर आपका अगर ये डाउट है कि काम क्या करते हैं सर, ये बताओ प्रोटीन का बॉडी में फंक्शनिंग क्या है, तो प्रोटीन का बॉडी में फंक्शनिंग अलग अलग टाइप का हो सकता है। ये ग्राउंड सब्सटेंस हो सकता है। ग्राउंड सब्सटेंस का मतलब है ये भरा हुआ है बेटा किसके अंदर? आपके कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर। अगर आपको याद है, मैंने पढ़ाया है बेटा आपको स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल जब पढ़ाया था, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू में ग्राउंड सब्सटेंस जो भरा हुआ है वो कोलेजन है, और कोलेजन एक टाइप का प्रोटीन है। दिस इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। तो ये बात भी याद कर लो, मैं आपको बता देता हूँ। एनिमल वर्ल्ड का, ठीक है, एनिमल वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा एबंडेंट प्रोटीन कौन सा है? कोलेजन, कोलेजन। और बायोस्फीयर का, इस बायोस्फीयर का सबसे ज़्यादा एबंडेंट प्रोटीन कौन सा है? मोस्ट एबंडेंट इन द बायोस्फीयर, उसका नाम है रूबिस्को। रूबिस्को, रूबिस्को एक्चुअल में शॉर्ट फॉर्म है बेटा एक एंजाइम की, जो यूज़ होता है फोटोसिंथेसिस में। ये प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, फोटोसिंथेसिस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। जिस भी प्लांट में फोटोसिंथेसिस हो रही है, सारे ग्रीन प्लांट्स में हो रही है, उसके अंदर रूबिस्को होगा ही होगा। रूबिस्को की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है राइब्यूलोज, राइब्यूलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, बिसफॉस्फेट को मतलब कार्बोक्सीलेज, कार्बोक्सीलेज ऑक्सीजिनेज, ठीक है, ये लिखा है एनसीईआरटी के अंदर। तो आपको याद रखना है मैंने क्या बोला। एनिमल वर्ल्ड का मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कोलेजन, कोलेजन। और आपका पूरी बायोस्फीयर का सबसे अबंडेंट प्रोटीन, सबसे ज्यादा प्रेजेंट रूबिस्को। तो ये ग्राउंड सब्सटेंस हो सकता है, ये भरा हुआ हो सकता है टिश्यूज के अंदर, इसलिए ग्राउंड सब्सटेंस बोल रहे हैं। ये एंजाइम का काम कर सकता है जैसे कि ट्रिप्सिन। ये हार्मोन का काम कर सकता है आपकी बॉडी में। मोस्टली जो हार्मोन्स हैं उनमें से ज़्यादातर प्रोटीन है आपकी बॉडी में। मोस्टली जो एंजाइम्स हैं, जो कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं बॉडी में, रिएक्शन करा रहे हैं आपकी बॉडी में, वो भी क्या है? आपके प्रोटीन्स हैं। ट्रिप्सिन एक एग्जांपल हो गया। ये आपकी बॉडी में एंटीबॉडी का काम कर सकता है जो कि फाइट करती है इन्फेक्शन से, तो एंटीबॉडी भी एक टाइप का प्रोटीन है। ये आपकी बॉडी में रिसेप्टर का काम कर सकता है जो चीज़ों को सेंस करता है, जैसे जिसको बोलते हैं हम सेंस ऑर्गन्स या सेंसरी रिसेप्टर्स। तो सेंस ऑर्गन्स के पास रिसेप्टर प्रेजेंट है, जैसे कि स्मेल के लिए रिसेप्टर, टेस्ट, हॉर्मोन्स, तो अलग अलग चीज़ों के रिसेप्टर हैं। रिसेप्टर का मतलब ये किस चीज़ को रिसीव कर रहा है। नेक्स्ट GLUT4, GLUT4 भी बेटा एक क्या है? एक टाइप का गेट है जिसकी फुल फॉर्म है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। ग्लूट की फुल फॉर्म क्या है? ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर। इसका मतलब ये एक टाइप का प्रोटीन है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है, और ये क्या करता है? इट इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल। ये ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट को अलाउ करता है सेल के अंदर, GLUT4। तो बेसिकली आपको याद रखना है कि प्रोटीन के बॉडी में अलग अलग काम है भाई। इसको बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द सेल भी बोला जाता है। इसलिए आपको याद रखना है कि जो प्रोटीन है वो आपकी बॉडी में एंजाइम का काम करेगा, वो आपकी बॉडी में हार्मोन का काम करेगा, वो आपकी बॉडी में इन्फेक्शन से फाइट करेगा इन द फॉर्म ऑफ एंटीबॉडी, वो आपकी बॉडी में रिसेप्टर्स का काम करेगा, ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट कराते हैं प्रोटीन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे अक्रॉस मूवमेंट कराते हैं मॉलिक्यूल्स की, और आपकी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी में स्पेशली, एनिमल बॉडी के अंदर कनेक्टिव टिश्यू में भरा पड़ा है प्रोटीन, विच इज कोलेजन के फाइबर्स, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट।
तो ये चीज़ें लिखी हुई हैं, इसमें से बेटा जो फैक्ट्स इन्फॉर्मेशन थी वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो अपने नोट्स के अंदर, और जो बच गया, ठीक है, टेबल वाला, वो मैंने यहाँ पे आपको एनसीईआरटी का टेबल भी करा दिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं बेटा। अगर आपको प्रोटीन को समझना है तो सबसे पहले आपको जिस मॉलिक्यूल को समझना पड़ेगा वो है अमीनो एसिड। हमारी अप्रोच बिल्कुल सेम रहने वाली है कि सर सबसे पहले हम प्रोटीन समझा दो, अमीनो एसिड समझा दो, फिर बता दो अमीनो एसिड के बीच में बॉन्ड कैसे बनता है, फिर आप क्या कर दो, पूरी की पूरी प्रोटीन की चेन समझा दो। यही हमारा सीक्वेंस रहेगा। तो सबसे पहले प्रोटीन बनाने वाले मॉलिक्यूल को समझेंगे कि अमीनो एसिड होता क्या है। तो एज द नेम सजेस्ट, अमीनो एसिड। ठीक है, अमीनो एसिड क्या होगा, ध्यान से देखना बेटा। एक कार्बन है, उसके ऊपर सेम कार्बन के ऊपर एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा है, इसलिए इसमें नाम आया एसिड। और इस सेम कार्बन के ऊपर अमीन ग्रुप लगा हुआ है विच इज NH2। तो अमीन और कार्बोक्सिलिक एसिड सेम कार्बन पे लगा है, जिस कार्बन पे लगा है उसको कहते हैं अल्फा कार्बन। तो पॉइंट टू बी नोटेड, मैंने क्या बोला, मेरे एकदम आवाज पे फोकस करना है और जो मैं शब्द बोल रहा हूं उनको दिमाग में बिठा लेना है। अमीनो एसिड तभी बोलेंगे जब सेम कार्बन पे, पॉइंट टू बी नोटेड, सेम कार्बन पे कार्बोक्सिलिक एसिड भी लगा हो और सेम कार्बन के ऊपर अमीन ग्रुप भी लगा हो, सेम होना चाहिए कार्बन, अल्फा। इसीलिए इन अमीनो एसिड्स को अल्फा अमीनो एसिड्स भी बोला जाता है। उसके अलावा इस कार्बन की 2 वैलेंसी तो पूरी हो गई, तीसरी वैलेंसी पूरी कर दो हाइड्रोजन से। किससे पूरी कर दो, हाइड्रोजन से। तो कोई भी आपका अमीनो एसिड मॉलिक्यूल हो, उसमें इतनी चीज तो कांस्टेंट होगी ही होगी। ठीक है, उसमें इतनी चीज तो कांस्टेंट होनी ही चाहिए, ये मॉलिक्यूल कांस्टेंट रहेगा, कोई भी टाइप का आपका अमीनो एसिड हो। तो डिफरेंस कहां आता है सर, डिफरेंस आता है इस ग्रुप पे विच इज आर। ये आर ग्रुप जो है ये अलग अलग टाइप का हो सकता है अलग अलग अमीनो एसिड में। अदरवाइज अमीनो एसिड में इतना ग्रुप, कौन सा, सी, कार्बन के ऊपर COOH और NH2 और हाइड्रोजन, ये 3 चीजें लगी होनी चाहिए। तो आर ग्रुप चेंज करते रहो, 20 तरीके के अलग अलग अमीनो एसिड बनाते रहो। ठीक है, इसी को दोबारा ड्रॉ करूंगा। ठीक है, इनसिक्योरिटी हो रही है मुझे कि आपको समझ में आया नहीं आया। सेम कार्बन के ऊपर COH ग्रुप लगा हो और सेम कार्बन के ऊपर NH2 ग्रुप लगा हो और एक हाइड्रोजन हो, ये चीज तो होगी होगी। जो डिफरेंस होता है वो किसका होगा, आर ग्रुप का। आर ग्रुप अलग अलग लगाते जाओ, अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड पाते जाओ, सिंपल सा फंडा है। देखो, आर ग्रुप अगर हाइड्रोजन है, आर ग्रुप क्या है, हाइड्रोजन, तो ऐसे टाइप के अमीनो एसिड को बोला जाएगा ग्लाइसीन। क्या बोलेंगे, ग्लाइसीन। ये सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है बेटा, इससे छोटा अमीनो एसिड नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि आर पे सबसे छोटा कौन सा ग्रुप लगा सकते हो आप, हाइड्रोजन। इससे सिंपल क्या चाहिए और आपको। अगर आर ग्रुप में आपने CH3 लगा दिया, मिथाइल ग्रुप लगा दिया, तो इसको बोलेंगे एलानीन। क्या बोलेंगे इसको, एलानीन, अमीनो एसिड को। और अगर आर ग्रुप को CH2OH लगा दिया तो इसको बोलेंगे सेरीन। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बोलेंगे, सेरीन। तो आपकी एनसीईआरटी से उठाएं ये वाले डायग्राम, तो याद कर लेना ढंग से। देखो जरा, कांस्टेंट है, ये तीनों के अंदर सेम है, हाँ के ना, चेक करो, तभी तो ये अमीनो एसिड भी है। ये भी अमीनो एसिड, ये भी अमीनो एसिड, ये भी अमीनो एसिड, पक्का ये बात सच है। आर ग्रुप में हाइड्रोजन लगा हुआ है तो ग्लाइसीन बोल दिया, CH3 लगा है तो एलानीन बोल दिया, CH2OH लगा है तो सेरीन बोल दिया। इसको याद रखना है, इसको याद कर लो, याद रखना। ठीक है, ये चीज याद कर लोगे तो ही मजा आएगा पढ़ने में। समझ में आ गई मेरी बात। अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर आपको समझ में आ गई, क्या ये मॉलिक्यूल H H H H NH2, या यहां लगा देते हैं CH3, क्या ये मॉलिक्यूल आपका अमीनो एसिड है, आंसर इज नो। क्यों नहीं है, क्योंकि सेम कार्बन के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड और NH2 नहीं लगा है, सेम अल्फा कार्बन पे नहीं है, NH2 दूसरे कार्बन पे लगा है, दूसरे पे, दिस इज नॉट एन अमीनो एसिड। समझ में आ गई मेरी बात। तो अमीनो एसिड पहचानने का तरीका है कि वो अल्फा अमीनो एसिड होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात आपको समझानी है जो मुझे, वो ये है कि बेटा ये इतना खूबसूरत मॉलिक्यूल है कि इसके पास एक एसिडिक ग्रुप है। चेक करो, कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा ग्रुप है, एसिडिक। कैसे पता चलेगा, अरे ये चेक करो, ये CO O- में कन्वर्ट हो जाएगा और H+ आयंस दे सकता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड नाम से भी पता चल रहा है। और जो अमीन ग्रुप है वो NH3+ में कन्वर्ट हो सकता है, NH3+ में कन्वर्ट हो सकता है, और ये बेसिक ग्रुप होता है। तो इसका मतलब इसमें जो अमीन ग्रुप है वो बेसिक ग्रुप है
और जो एसिडिक ग्रुप है वो कौन सा है आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड। जब सेम कंपाउंड एसिडिक नेचर भी शो करे, बेसिक नेचर भी शो करे, तो उसके लिए एम्फोटेरिक टर्म यूज होती है, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में। द मॉलिक्यूल विच कैन शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक कैरेक्टर। देखते हैं अभी अमीनो एसिड की बात करें तो इट कंटेन्स एन अमीनो ग्रुप एंड अ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। इसके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है और एक अमीनो ग्रुप होता है। अमीनो एसिड ग्रुप को सब्सटीट्यूटेड मीथेन्स भी कहते हैं। क्यों इसको सब्सटीट्यूटेड मीथेन बोला जा रहा है, अभी एक्सप्लेन करता हूँ। मीथेन का मतलब क्या होता है, CH4, तो ये H4 लगा दिया। इसको सब्सटीट्यूट ही तो कर रहे हो, एक हाइड्रोजन को हटाया, इसकी जगह COH लगा दिया, दूसरे को सब्सटीट्यूट किया, इसकी जगह NH2 लगा दिया, तीसरे की जगह R ग्रुप लगा दिया, तो दिस इज सब्सटीट्यूटेड मीथेन। इसलिए ये स्टेटमेंट को बस याद कर लो फैक्ट की तरह, बट पता भी होना चाहिए, आपको फील आना चाहिए प्रॉपर पढ़ के आ रहे हो। उसके बाद एम्फोटेरिक कंपाउंड्स का मतलब एक एसिडिक और एक बेसिक या अल्कलाइन कंपाउंड। एसिडिक वाला कौन सा है, COH, और बेसिक वाला कौन सा है, NH2। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। ग्लाइसिन में H होता है, एलेनिन में CH3 होता है R की जगह पे, और सेरीन में क्या होता है, CH2H। बहुत ही बढ़िया, तो अमीनो एसिड आप समझे बिल्कुल अच्छे से। अब देखो जरा, अब अमीनो एसिड में हम कुछ ऐसी बातें करेंगे कि अगर आपको आयोनाइज करना है अमीनो एसिड को, तो अमीनो एसिड डिफरेंट पीएच पे डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करता है। कहने का मतलब क्या है, अभी बताता हूँ। सबसे पहले मुझे आपको एक अमीनो एसिड बना के दिखाना है। देखो, ये H, ये NH2, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि सर ये जो हो गया ये एक अमीनो एसिड हो गया, राइट। कैसे पता चला, सेम कार्बन पे COH लगा है, सेम कार्बन के ऊपर NH2 लगा है, एक हाइड्रोजन है और R ग्रुप लग गया। अभी R ग्रुप मैं चेंज कर सकता हूँ कैसे भी, वो मेरी मर्जी है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए NH2 और COH दोनों प्रेजेंट है। लेट अस कंसिडर, मैंने इस अमीनो एसिड को कैसे रखा, इस अमीनो एसिड को लो पीएच पर डाल दिया। लो पीएच का मतलब होता है एसिडिक मीडियम। कैसे मीडियम में डाल दिया, एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम मतलब H प्लस भर भर के है। तो मुझे एक बात बताओ, मैंने अमीनो एसिड को ऐसे मीडियम में डाला जो कि एक्चुअल में मीडियम कैसा है, एसिडिक है, तो अमीनो एसिड का कौन सा ग्रुप रिएक्ट करेगा एसिड से, बेसिक ग्रुप की एसिडिक ग्रुप। ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस है कि आपने एसिडिक मीडियम में डाला है तो अमीनो एसिड का बेसिक ग्रुप रिएक्ट करेगा, तो इसका बेसिक ग्रुप रिएक्ट करा दो। तो क्या करना है आपको यहाँ पे, COOH तो वैसा ही रहेगा बेटा, क्योंकि ये तो एसिडिक है, ये रिएक्ट नहीं करेगा। एसिडिक मीडियम में जो रिएक्ट करेगा दैट विल बी व्हाट, NH2। और NH2 रिएक्ट करने के बाद क्या करेगा, एसिडिक मीडियम से H प्लस छीन के कन्वर्ट हो जाएगा किस में, NH3 प्लस में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH3 प्लस में। तो पॉइंट टू बी नोटेड कि यहाँ पे जो अमीनो एसिड आपको दिख रहा है ये पूरा का पूरा लो पीएच पे, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये कैटायन है। तो एट लो पीएच, एट वेरी लो पीएच अमीनो एसिड इज पॉजिटिव इन नेचर, मतलब ये कैटायन है क्योंकि इसका NH3 ग्रुप NH2 अमीन ग्रुप रिएक्ट करता है और वो NH3 प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसके ऑपोजिट चीज जरा चेक करो। अगर मैं इस अमीनो एसिड को हाई पीएच पे डाल दूं, हाई पीएच का मतलब होता है बेटा बेसिक मीडियम। हाई पीएच मतलब बेसिक मीडियम होता है, राइट। बेसिक मीडियम में अगर मैंने इसको डाला तो एक्चुअल में क्या होगा, ये जो अमीनो एसिड है उसका NH2 ग्रुप तो रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन एसिड ग्रुप रिएक्ट कर जाएगा, मतलब ये H प्लस लूज कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और इस पे ओवरऑल नेट चार्ज क्या आ जाएगा, माइनस, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड जब H प्लस लूज करेगा तो पीछे CO माइनस रह जाएगा और ये कैसा ग्रुप बना देगा, एनायन। तो एट हाई पीएच दिस अमीनो एसिड विल बी एनायन। लेकिन अगर मैंने इसको किसी पर्टिकुलर पीएच पे डाला, पॉइंट टू बी नोटेड, अगर मैंने इसको एक ऐसे किसी पर्टिकुलर पीएच पे डाला जिस पीएच पे इसका एसिडिक ग्रुप भी रिएक्ट कर गया, मतलब CO माइनस हो गया, और इसका बेसिक ग्रुप भी रिएक्ट कर गया, मतलब वो NH3 प्लस हो गया, तो ऐसे पीएच को बोलते हैं हम आइसो इलेक्ट्रिक पीएच, या इसको बोला जाता है PI, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। क्या बोला जाएगा, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसो इलेक्ट्रिक पीएच क्या होता है, ऐसा पीएच जिसपे एसिड भी रिएक्ट कर जाए, अमीनो एसिड का, और बेस भी रिएक्ट कर जाए। ऐसे केस में ये एनायन बनाएगा, कैटायन बनाएगा, या इस पे नेट चार्ज जीरो हो गया। इस पे नेट चार्ज क्या हो गया बेटा, जीरो, जीरो शून्य हो गया। ठीक है, जीरो हो गया नेट चार्ज। इस आयन को बोला जाता है ज्वेटर आयन, ज्वेटर आयन। और जिस पीएच पे, जिस पॉइंट पे ज्वेटर आयन बन जाए अमीनो एसिड, नेट चार्ज जीरो हो जाए अमीनो एसिड पे, और उसको बोलते हैं हम
आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, पीआई। ये आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट वर्ड नहीं लिखा है, लेकिन ये वाली जो इक्वेशन है आपकी एनसीईआरटी से उठाई गई है, ये वाली इक्वेशन, जिसमें ये है बेटा लो पीएच, जिस पे चेक करो कौन रिएक्ट किया है, सीओएच की NH3, तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, हाई पीएच पे कौन रिएक्ट किया है, CO माइनस NH2 रिएक्ट नहीं किया है, इसलिए इस पे नेगेटिव चार्ज एनायन बन रहा है। लेकिन आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पे क्या बन रहा है, ज्विटर आयन, नेट चार्ज क्या हो गया, 0। ठीक है, और यहां पे देखो डेफिनेशन, एट आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट अमीनो एसिड एग्जिस्ट एट ज्विटर आयन, तो ज्विटर आयन फॉर्म में मिलता है। व्हाट इज ज्विटर आयन, जब एसिड और बेस दोनों रिएक्ट कर जाए और नेट चार्ज अमीनो एसिड पे 0 हो जाए, तो अमीनो एसिड पे नेट चार्ज 0 होगा एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। ये एक बहुत ही सॉलिड कॉन्सेप्ट है, इसको पढ़ लो बेटा अच्छे से, ये आपको केमिस्ट्री में भी हेल्प करेगा, मैं लिख कर देता हूं, और आपको हायर लेवल्स पे भी हेल्प करेगा, बायो में तो हेल्प करेगा ही, क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया हुआ ही है। और आप ये बात, जो बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं वो ऑलरेडी मुझे जानते हैं कि आलतू फालतू बकवास पढ़ाने का मुझे कोई शौक नहीं है। जो चीज़ सीधा आपके आपके स्टडीज़ में आपको इम्पैक्ट करने वाली है, एकदम पिन पॉइंट करके, मुझे एग्जैक्टली मेरी बात मानो बेटा, ये कि मुझे एग्जैक्टली पता है कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए अपने जीवन के अंदर, एग्जैक्टली वो एग्जाम्स क्रैक करने के लिए जिसको आप क्रैक करना चाहते हो। ठीक है, इधर इट इज सीयूईटी, इधर इट इज नीट, इधर इट इज योर बोर्ड्स एग्जाम। ठीक है, सारे एग्जाम्स को आप फोड़ दोगे, जिस तरीके से आपको कंटेंट दे रहा हूं उस तरीके से बस फॉलो करते जाओ, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, आपको ये जो मैंने समझाया, ये आपको अगर समझ में आया तो बहुत ही बढ़िया बात बन गई है। अदरवाइज एनसीईआरटी में बस ये वाला एक इक्वेशन दिया हुआ है विच इज़ अ रिवर्सिबल, क्योंकि हाई पीएच के बाद वापस नॉर्मल पे डालोगे तो पीएच कम भी हो जाएगा, राइट, तो वो वापस आयंस चेंज कर सकता है। तो अमीनो एसिड अलग अलग आयनिक फॉर्म्स में रह सकता है अपनी, इट कैन बी एनायनिक, इट कैन बी कटायनिक, इट कैन बी इन ज्विटर आयन फॉर्म। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द पीएच ऑफ द मीडियम, जिस मीडियम में आप उसको रिएक्ट करा रहे हो या जिस मीडियम में आपने उसको डाला है। समझ में आ गई बात, ये पॉइंट आपकी एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो चीज़ एनसीईआरटी में नहीं दी, लेकिन आपको बीइंग अ बायोलॉजी स्टूडेंट पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही बेसिक है और किसी दूसरे फॉर्म के अंदर दे सकता है आपको, कि इसेंशियल अमीनो एसिड्स और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स में फ़र्क क्या है सर। इसेंशियल अमीनो एसिड कौन से, जो आपकी बॉडी के अंदर नहीं बन रहे हैं, तो आपको अपने खाने में उनको लेने की ज़रूरत है, उनको खाना पड़ेगा बाहर से, अदरवाइज आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी के सिम्टम दिखेंगे। नॉन इसेंशियल कौन से हैं, जो कि आपकी बॉडी के अंदर बन रहे हैं तो आपको खाने में उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि 10 अमीनो एसिड है टोटल 20 में से जो कि इसेंशियल माने जाते हैं। ठीक है, विच आर नॉट सिंथेसाइज इन आर बॉडी, जो कि हमारी बॉडी नहीं बनाती है, सो दे मस्ट बी प्रेजेंट इन आर डाइट, तो आपको खाने में लेना पड़ेगा। मैंने लिस्टिंग करा दी है, लेकिन आपको लिस्ट पूरी याद रखने की जरूरत नहीं है, इसलिए क्रॉस भी मार दिया। ठीक है, मिथ्योनिन, फेनाइलएलेनिन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, आर्जिनिन, वेलिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, ये सब के सब आपके इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। नॉन इसेंशियल की बात करेंगे तो 10 अमीनो एसिड जो कि आपकी बॉडी सिंथेसाइज आपकी कर सकती है। ठीक है, तो आपको डाइट में लेने की जरूरत नहीं है, डेफिशिएंसी नहीं दिखती है, बहुत ही रेयर इनकी डेफिशिएंसी। तो ग्लाइसिन, एलानिन, सेरीन, सिस्टीन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एस्पैराजीन, ग्लूटामीन, टायरोसिन, ट्रोलिन, ये सब आपके क्या हो गए, इसेंशियल। ये लिस्ट भी याद रखने की जरूरत नहीं है, लिस्ट नहीं याद रखना। इसेंशियल क्या होता है, नॉन इसेंशियल, सेमी इसेंशियल। सेमी इसेंशियल एक टाइप के नॉन इसेंशियल है, मतलब बॉडी बना लेती है, लेकिन क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं सेल के लिए, ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं, या किसी ऐसा प्रोटीन बना रहे हैं जो कि आपके रेस्पिरेशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व है, तो इसीलिए इनकी हल्की सी भी डेफिशिएंसी या कमी आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो। तो दीज आर सेमी इसेंशियल, कि आपको खाने से भी चाहिए, लो खाने से भी इनको, ठीक है, अवॉइड नहीं करना है। तो आर्जिनिन और हिस्टिडीन ये सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड है, कि आपकी बॉडी भी बना रही है और आपको डाइट में भी लेने हैं, क्योंकि इनका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसेंशियल नॉन इसेंशियल आपको समझने जरूरी है। जनरली मैंने वाइवा में टीचर से पूछते हुए देखा है कि जब आपका जनरल वाइवा वगैरह होता है तो उस केस में टीचर पूछ लेते हैं कि इसेंशियल नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड में डिफरेंस क्या है, कौन सा आपको डाइट में लेने की जरूरत पड़ती है। तो इसेंशियल वाला डाइट में चाहिए, इसलिए डाइट के बेसिस पे इसेंशियल नाम रखा गया। कौन सा बॉडी में बनता है, नॉन इसेंशियल बॉडी में बनता है। समझ में आ गई मेरी बात। नेक्स्ट है बेटा आपका क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। अब नाम से जब भी आप जाओगे ना, देखो जनरली कंफ्यूज करने का सबसे बड़ा तरीका होता है कि पहले अमीनो एसिड बड़ा बड़ा लिख दो, और अब बच्चे से पूछो कि बताओ अमीनो एसिड एसिडिक है कि बेसिक है। तो आप ये सोचोगे कि भाई, स्टूडेंट ये सोचेगा कि अमीनो एसिड जो हो गया वो तो एसिड नाम में ही आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है अमीनो एसिड एसिडिक इन नेचर होगा ना। अरे तो नाम में अमीन भी तो आ रहा है भाई, तो बेसिक भी हो सकता है। तो इसीलिए बेटा कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए कॉन्सेप्ट एकदम बेसिक से चलना है प्रोटीन के अंदर, कि अमीनो एसिड में एसिडिक ग्रुप भी है और बेसिक ग्रुप भी है। तो आप सिर्फ इसको एसिडिक बोल के टिक मत कर देना। अमीनो एसिड कैन बी एसिडिक, कैन बी एसिडिक, अमीनो एसिड कैन बी बेसिक, और अमीनो एसिड कैन बी न्यूट्रल। तो सर डिपेंड कैसे कर, डिपेंड किस बात पे कर रहा है, तो मैं फिर से आपके सामने क्या बनाने जा रहा हूँ,
अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर। अब तो आप भी एकदम तेज़ी में बनाने चाहिए। अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है आपको कैसा होता है? अमीनो एसिड का जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पर COOH एसिडिक ग्रुप भी है, NH2 बेसिक ग्रुप भी है, यहाँ पे हाइड्रोजन भी है और यहाँ पे R ग्रुप भी है। ठीक है, एक एसिडिक ग्रुप एक बेसिक ग्रुप, हिसाब बराबर, मतलब न्यूट्रल। लेकिन अगर ये R ग्रुप में कोई लंबी सी चेन लगी हुई है जिसमें एक एक्स्ट्रा COH ग्रुप आ गया, तो इस ओवरऑल अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में क्या होगा? दो एसिडिक ग्रुप हो गए और एक बेसिक हो गया, तो पलड़ा किसका भारी हो गया? एसिडिक ग्रुप का, कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, तो ये वाला अमीनो एसिड एसिडिक हो जाएगा। लेकिन इसके ऑपोजिट, अगर R ग्रुप में आपने कोई बेसिक ग्रुप लगा दिया जैसे कि NH2, तो क्या होगा? तो उस केस के अंदर आपका बेसिक हो जाएगा। और अगर दो ही हैं, सिर्फ एक एसिडिक और एक बेसिक ग्रुप, तो उस केस में न्यूट्रल हो जाएगा। ज्यादातर न्यूट्रल होते हैं अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो इस बेसिस पे अमीनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एंड अमीनो एसिड ग्रुप, कि अमीनो ग्रुप कितने हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कितने हैं, इस बेसिस पे अमीनो एसिड या तो एसिडिक हो सकते हैं, या अल्कलाइन, या तो बेसिक मतलब, या फिर न्यूट्रल हो सकते हैं। अगर मैं एसिडिक की बात करूं तो 1 अमीनो ग्रुप, ठीक है, एंड 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हैं अगर उसके स्ट्रक्चर के अंदर, तो उसको क्या बोलेंगे हम? एसिडिक। क्यों? क्योंकि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए और एक बेचारा अकेला रह गया बेसिक ग्रुप, इसलिए। एग्जाम्पल के तौर पे ग्लूटामिक एसिड और अस्पार्टिक एसिड याद कर लो। ठीक है, नाम में ही आ रहा है तो याद कर लो ना, उसको सोचना क्या है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है आपको बोल रहा है एल्कलाइन अमीनो एसिड। एल्कलाइन अमीनो एसिड में 2 अमीनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, दैट विल बी अल्कलाइन। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन, ये सब आ जाएंगे। न्यूट्रल अमीनो एसिड की बात करें तो 1 अमीनो एसिड एंड 1 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। एग्जाम्पल के तौर पे जितने 15 बचे, आपकी एनसीईआरटी लिखती है वेलिन, एक एग्जाम्पल इसका, लेकिन मैं बोल रहा हूं जितने बाकी 15 बचे, इन 5 को छोड़ के, वो सारे के सारे न्यूट्रल है। तो ज्यादातर अमीनो एसिड्स न्यूट्रल होते हैं, उनमें एक अमीनो एसिड ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है। अमीनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, इसलिए वो ज्यादातर न्यूट्रल ही है। तो एग्जाम्पल अगर याद करना है तो आपका क्या हो गया? एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, दोनों के नाम में एसिड आ रहा है तो वो एसिडिक हो गए। हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन, ये सब कैसे हो गए? बेसिक इन नेचर हो गए, बेसिक अमीनो एसिड और न्यूट्रल हो गए। समझ में आ गई बात? एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी एनसीईआरटी में एक स्टेटमेंट में मेंशन है कि एक्चुअल में एरोमेटिक अमीनो एसिड भी होते हैं, एरोमेटिक। ठीक है, एरोमेटिक का मतलब अगर आपको पता है तो बहुत अच्छा, नहीं पता तो जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। बेटा रिंग वाले स्ट्रक्चर्स को एरोमेटिक कहते हैं। मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर इज बेंजीन। बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमाटम आया स्मेल से, बेटा स्वीट स्मेलिंग, अच्छी स्मेल होती है इन कंपाउंड्स की, इसलिए स्मेलिंग कंपाउंड है बेसिकली, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, और ये एरोमेटिक कंपाउंड्स में बेंजीन इज द मोस्ट फेमस एरोमेटिक कंपाउंड। तो आपको याद रखना है, ऐसे अमीनो एसिड जिनमें आर ग्रुप में रिंग लगी हो और एरोमेटिक रिंग लगी हो, उसको बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। इसके 3 एग्जाम्पल दिए आपके एनसीईआरटी में। एक तो दिया है बेटा टायरोसिन। कौन सा दिया है? टायरोसिन। ठीक है, एक दिया है बेटा फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलानीन, और एक दिया है बेटा ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन। ये 3 आपके ऐसे कंपाउंड है विच आर अमीनो एसिड एंड एरोमेटिक। तो आपको एरोमेटिक अमीनो एसिड्स के एग्जाम्पल देगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। कौन से 3 एग्जाम्पल हैं? ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, फिनाइलएलेनिन। और एमसीक्यू के लिए तो बहुत ही आसान कर देता हूं मैं आपके लिए, ध्यान से सुनना बेटा। मैंने अभी बताया एरोमेटिक मतलब साइक्लिक कंपाउंड, रिंग वाले स्ट्रक्चर्स। तो आप खुद सोचो, क्या टायरोसिन के नाम में प्रोनाउंस करने में टायर सुनाई दे रहा है? टायरोसिन, टायर। तो बताओ टायर कैसा होता है? सर गोल होता है, तो गोल है तो एरोमेटिक, ऐसे याद रखना। ट्रिप्टोफैन में क्या फैन सुनाई दे रहा है? फैन, पंखा, कैसा घूमता है? गोल, तो गोल है तो एरोमेटिक, याद रखना। फिनाइल एलेनिन में बेटा आप सबसे पहले जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो फिनाइल कंपाउंड पढ़ोगे। फिनाइल बोलते किसको हैं? जब बेंजीन के ऊपर एक OH ग्रुप लगाओ तो उसको फिनाइल बोला जाता है। और ये कंपाउंड आपको रट जाएगा, मैं गारंटी देता हूं, इसके बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू ही नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जैसे ही एरोमेटिक कंपाउंड्स आएंगे वहां पे फिनाइल आप तुरंत पढ़ जाओगे। ठीक है, तो फिनाइल जो हो गया बेटा, ठीक है, फिनाइल मतलब रिंग में, जब आपके साइड चेन में लगाओ ये कंपाउंड, तो फिनाइल एलानिन में फिनाइल ही आ गया तो एरोमेटिक है, भी याद रखना है। तो 3 कंपाउंड जो एरोमेटिक है उनका नाम बताओ? ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, फिनाइल एलानिन। जो चीज़ याद नहीं रखनी है उस पर क्रॉस लगा दिया है, याद रखने की कोशिश भी मत करना। करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, बाकी चीज़ों पर ध्यान लगाओ। ठीक है, चलो उसके बाद बेटा अब मैं आ जाता हूँ आपके लिए किस पे? बॉन्डिंग, कि बॉन्डिंग कैसे होती है प्रोटीन के अंदर। कहने का मतलब ये है कि अब हम ये सीखने जा रहे हैं कि सर एक अमीनो एसिड A1 है
दूसरा अमीनो एसिड A2 है, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनेगा और जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड का नाम होगा सर पेप्टाइड बॉन्ड। ये मैंने अभी बताया आपको, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, और जो पूरी प्रोटीन की चेन होती है उसमें मल्टीपल अमीनो एसिड आपस में चिपकते रहते हैं, A4, A5 एंड सो ऑन। इसलिए एक प्रोटीन की बड़ी सी चेन को पॉलीपेप्टाइड चेन भी बोला जाता है। वाई प्रोटीन इज ऑल्सो कॉल्ड एज पॉलीपेप्टाइड, क्योंकि प्रोटीन की चेन में बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड आते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड एंड सो ऑन, चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। पॉलीमर है ना, तो मैंने आपको बताया था पॉलीमर ऐसा बड़ा कंपाउंड जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिला है। तो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल अमीनो एसिड है, उनके बीच में कौन सा बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड। अब सर ये पेप्टाइड बॉन्ड बनता कैसे है ये बताओ, उससे पहले स्टेटमेंट देख लो, यही समझे क्या कि अमीनो एसिड आर जॉइंड विद पेप्टाइड बॉन्ड टू फॉर्म अ प्रोटीन। तो अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है और तब जाके जब मल्टीपल अमीनो एसिड आपस में चिपकते हैं तो प्रोटीन बनता है। अभी मैं आपको ये सिखाने वाला हूं कि दो अमीनो एसिड आपस में कैसे बॉन्ड बनाते हैं। अगर ये समझ में आ गया कि दो आपस में बॉन्ड कैसे बनाते हैं तो बाकी भी कैसे बना रहे हैं वो भी समझ में आ जाएगा ना भाई। तो चलो समझते हैं। देखो यहां पे मैंने क्या लिया बेटा, कार्बन, एक अमीनो एसिड ड्रॉ कर रहा हूं आपके सामने, ये N, ये H, ये H। ठीक है, ये हो गया अमीन ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी बना रहा हूं, COOOH। ठीक है, मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ये लगा दिया H और यहां पे लेट से मैंने लगा दिया R1। R1 क्यों, क्योंकि मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि जरूरी नहीं है दोनों अमीनो एसिड सेम हो तभी बॉन्ड बनेगा, दोनों अमीनो एसिड अलग भी हो सकते हैं। ऐसा सेम टू सेम एक अमीनो एसिड मैं यहां पे भी बना देता हूं। ठीक है, CNH, और इसके साथ एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप COH, और यहाँ पे लगा दिया मैंने R2। बस ये शो करने के लिए कि अमीनो एसिड अलग है और ये अमीनो एसिड अलग है दोनों के बीच में। अब ध्यान सुनना, एक अमीनो एसिड के कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और दूसरे अमीनो एसिड के अमीन ग्रुप, एक के कार्बोक्सिलिक एसिड दूसरे के अमीन के बीच में एक समझौता होगा कि क्यों ना भाई हम आपस में मिलके, याद आ रहा है कुछ याद आ रहा है, पहली क्लास में ये चीज़ बता दी थी, पानी निकाल दें, वाटर निकाल दें, मतलब कंडेंसेशन कर ले, राइट। ऐसी बॉन्डिंग को कंडेंसेशन बॉन्डिंग कहते हैं। कंडेंसेशन कर ले और वाटर के निकलते ही क्या होगा, वाटर के निकलते ही यहाँ पर कुछ ऐसा होगा, थोड़ा छोटा बना रहा हूँ लेकिन मैनेज करो। ठीक है, कुछ ऐसा होगा कि ये वाला जो कार्बन है H, पहले ये कंप्लीट कर लेता हूँ, H, ये वाला जो कार्बन है वो अगले वाले अमीन के साथ जाकर सीधा सीधा बॉन्ड बना लेगा। और ये जो बॉन्ड बन के तैयार हुआ आपके सामने, ये जो बॉन्ड बन के तैयार हुआ आपके सामने, इसको बोला जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि एंट्रेंसेस में पूछा जाता है, नीट में पूछा गया है पहले भी, कि कौन से दो फंक्शनल ग्रुप के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड एंड द अमीन ग्रुप ऑफ सक्सेसिव अमीनो एसिड, दूसरे के अमीन ग्रुप के बीच में जो बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड। तो दो अमीनो एसिड के बीच में। अब आप इमेजिन करो यहाँ पे मैंने एक और अमीनो एसिड लगा दिया, तो उस अमीनो एसिड का NH2 ग्रुप, राइट, R3 ले लो इसको, चलो, और इसका OH मिलकर फिर से क्या बना लेंगे, एक पेप्टाइड बॉन्ड। O नहीं रहेगा बीच में, क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि वाटर निकल गया, O के थ्रू नहीं चिपकेंगे। ये बात समझ में आ रही है। अब ध्यान समझो, ये एक अमीनो एसिड, इसको मैंने मान लिया A1, ये दूसरा अमीनो एसिड, इसको मैंने मान लिया A2, ये तीसरा अमीनो एसिड, इसको मैंने मान लिया A3। अब मैं इस अमीनो एसिड की चेन को कितना भी लंबा खींचता रहूं, ये वाला एंड, ये वाला जो एंड है इस साइड वाला, इस पे हमेशा कौन सा फंक्शनल ग्रुप फ्री रहेगा, अमीन। मतलब यहाँ पे अमीन ग्रुप हमेशा फ्री रहेगा बॉन्ड बनाने के लिए, और दूसरी वाली साइड का कौन सा फ्री रहेगा, कौन सा फ्री रहेगा, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड C ग्रुप फ्री रहेगा। इसलिए आपकी प्रोटीन की चेन का भी एक सीक्वेंस होता है, एक टर्मिनल को कहते हैं N टर्मिनल और दूसरे वाले को कहते हैं C टर्मिनल। एक को क्या बोलेंगे, N, और दूसरे को बोलेंगे C। तो आपके अमीनो एसिड की जो चेन बनती है प्रोटीन में उसका भी एंड होता है, एक होता है N और दूसरा रहता है C। मेरी बात समझ में आ रही है, N और C, बहुत ही बढ़िया। और यही चीज़ मैंने यहाँ पे प्रेजेंट कर दी कि अगर आपको मैंने जो यहाँ पे कचरा मचाया वो समझ नहीं आ रहा तो ऊपर समझने की कोशिश करो कि ये एक अमीनो एसिड, ये दूसरा अमीनो एसिड, यहाँ पे दोनों ही सेम लिए में कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको तो बॉन्ड फॉर्मेशन सीखना है। इसका OH और इसका H मिलके समझौता करेंगे कि भाई आओ मिल जाएं और पानी निकालें। पानी यहाँ से जैसे ही निकलेगा, पानी निकलते ही दोनों चिपक जाएंगे, तो वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, बाय प्रोडक्ट में चेक करो और ये दोनों चिपक गए डायरेक्टली बिना किसी ऑक्सीजन की मदद के, क्योंकि वाटर एक ही ऑक्सीजन था दोनों के बीच में, दोनों OH नहीं थे, एक OH और एक H था, तो डायरेक्टली चिपक गए और पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। और इसको तोड़ना है तो बिल्कुल पानी की प्रेजेंस में तोड़ भी सकते हो, हाइड्रोलिसिस कर सकते हो और आपको फिर से वापस
मिल जाएंगे दोनों अमीनो एसिड। अभी ये जो दो बना, दिस इज डाइपेप्टाइड। व्हाई इट इज कॉल्ड एज डाइपेप्टाइड? क्योंकि दो अमीनो एसिड आपस में चिपके हुए हैं। और व्हाट इज पॉलीपेप्टाइड? जब मल्टीपल अमीनो एसिड आपस में चिपका दोगे, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? पॉलीपेप्टाइड चेन। तो उसको पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? इंपॉर्टेंट। और दूसरा ये भी पूछा जाता है कि कौन सा एंड एन है और कौन सा सी है। तो एन आपका कौन सा हो गया? सबसे पहले अमीनो एसिड का जो एंड हो गया वो एन हो गया, और जो सबसे लास्ट वाला हो गया वो सी हो गया। तो एन टू सी रन करती है ये वाली चेन, प्रोटीन की चेन। जैसे मैंने डीएनए में पढ़ाया था पोलैरिटी 5' to 3', यहाँ पे था एन टू सी, यहाँ पे एन और सी बताया मैंने आपको। बहुत ही बढ़िया। अब मैं आ गया बेटा किस पे? फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन पे। और लास्ट टॉपिक है बेटा ये आज की क्लास का, फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन। ठीक है, या इसको बोलते हैं प्रोटीन फोल्डिंग। प्रोटीन फोल्डिंग बेटा, प्रोटीन का ना अलग अलग फोल्डिंग के तरीके हैं। ठीक है, फोल्डिंग के तरीके मतलब मैंने आपको क्या कहा? मैंने आपको एक पेपर दिया और बोला कि इससे हवाई जहाज बनाओ। तो आपने पहले उस पेपर को स्ट्रेट रखा, फिर उसके बाद आपने उस पेपर को एक पर्टिकुलर मैनर में मोड़ा, लेट से ऐसे मोड़ दिया, फिर आपने उसको ऐसे मोड़ दिया। तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? स्टेप वाइज फोल्डिंग बढ़ाते जा रहे हो उस पेपर की, और एक लिमिट के बाद एक ऐसा स्ट्रक्चर बन के तैयार होगा जिसको मैं आपने क्या बोला कि आपने एरोप्लेन, हवाई जहाज बना दिया। किससे? इस पेपर से। तो ऐसे ही प्रोटीन का भी होता है। प्रोटीन भी बेटा अलग अलग टाइप के प्रोटीन अलग अलग लेवल पे पैक होते हैं, फोल्ड होते हैं। तो प्रोटीन का जो फोल्डिंग है वो अलग अलग लेवल्स ऑफ प्रोटीन की फोल्डिंग है। तो हमको वो सारे लेवल्स पढ़ने हैं जिस लेवल पे एक प्रोटीन फोल्ड हो सकता है। बेटा सबसे बेसिक लेवल कौन सा हो गया? एकदम स्ट्रेट चेन। एकदम स्ट्रेट चेन मतलब जिसमें एक साइड एन होगा और दूसरी साइड सी होगा और बीच में अमीनो एसिड लगे हुए होंगे, एकदम स्ट्रेट चेन है। दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी फोल्डिंग। क्या बोला जाएगा इसको? प्राइमरी। और इसमें जो बॉन्ड दिखेंगे आपको सिर्फ और सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड दिखेंगे जो अमीनो एसिड के बीच में लगे होंगे, पेप्टाइड बॉन्ड। दिस इज प्राइमरी प्रोटीन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन? जब प्रोटीन का स्ट्रक्चर बिल्कुल लीनियर है, स्ट्रेट चेन है, और अमीनो एसिड सिर्फ और सिर्फ किस में है? अमीनो एसिड सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट चेन में लगे हुए, पेप्टाइड बॉन्ड से चिपके हुए। समझ में आ गई मेरी बात? और ये वाले स्ट्रक्चर से आपको ये जरूर पता चल जाएगा बहुत आसानी से कि ये वाला स्ट्रक्चर स्टडी करने से पहले कौन सा अमीनो एसिड लगा है, सेकंड नंबर पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, मतलब पोजीशन क्या है अमीनो एसिड की, वो आसानी से पता ही लगाई जा सकती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं ये वाले स्ट्रक्चर, क्योंकि ये तो बिल्कुल स्ट्रेट है ना, कोई पर्टिकुलर शेप थोड़ी है इसकी, इसीलिए। तो देखो जरा डेफिनेशन क्या बोलती है प्राइमरी स्ट्रक्चर की, कि एक पॉलीपेप्टाइड है विच इज फॉर्म्ड बाय स्ट्रेट चेन, जो कि स्ट्रेट चेन से बनता है अमीनो एसिड की, लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। इट गिव्स पोजिशनल इन्फॉर्मेशन ऑफ द अमीनो एसिड इन अ पेप्टाइड चेन। इसकी वजह से आपको पोजिशनल इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि फर्स्ट नंबर पे कौन सा अमीनो एसिड है, सेकंड पे कौन सा, थर्ड पे कौन सा। और अभी बहुत ज़्यादा फोल्डिंग हुई नहीं है, ये स्ट्रेट चेन है। तो इसमें जो बॉन्ड होता है सिर्फ और सिर्फ कौन सा बॉन्ड दिखेगा इसमें आपको? पेप्टाइड बॉन्ड दिखेगा, इसके अलावा और कोई बॉन्ड नहीं दिखता है इसके अंदर। सेकंड क्या हो गया बेटा? सेकंड हो गया आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जो कि प्राइमरी स्ट्रक्चर की फोल्डिंग से ही बनेगा। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ही कन्वर्ट होता है सेकेंडरी में। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो टाइप के होते हैं बेटा, एक तो होते हैं अल्फा हेलिक्स और एक होते हैं बीटा प्लेटेड। बीटा प्लेटेड भी बोल सकते हो, PLEATED, प्लेटेड, PLATED, प्लेटेड। ठीक है, बताता हूं क्या होता है। अल्फा हेलिक्स में क्या होगा? अल्फा हेलिक्स के अंदर आपके पास एक स्ट्रेट अमीनो एसिड की चेन थी जिसने फोल्ड होके एक राइट हैंड फैशन में कॉइलिंग, इसको राइट हैंडेड कॉइलिंग बोलते हैं, कॉइल होके एक हेलिकल स्ट्रक्चर या हेलिक्स बना लिया है। हेलिक्स आप में से सबको पता होगा जिन्होंने पिछले लेक्चर देखा है, जब मैंने डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ाया था, डीएनए भी हेलिक्स था। तो आपको ये हेलिक्स आसानी से समझ में आ रहा होगा, मुझे बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़नी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्फा हेलिक्स? स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर बना लेगा। सवाल ये है कि सर ये नहीं समझ में आया कि स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर बना क्यों? क्योंकि बेटा हुआ क्या कि यहाँ पर जो अमीनो एसिड थे उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अमीनो एसिड्स पास में आए, जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर बन गया। ये स्ट्रक्चर स्टेबल कैसे है वो समझना बहुत ज़रूरी है कि सर जब ये स्ट्रेट था तो इसने ऐसा हेलिकल स्ट्रक्चर क्यों बनाया? क्योंकि बेटा स्पेसिफिक कुछ अमीनो एसिड्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा था, तो ये अमीनो एसिड ने पास आने की कोशिश करी। जब ये पास आए तो बीच के स्ट्रक्चर का लूप बन गया, तो ऐसे बना। फिर इसके और इसके बीच में क्या हुआ? हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ, तो आगे लूप बन गया, फिर आगे लूप बन गया एंड सो ऑन। तो इसकी वजह से ये अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बना है। तो अल्फा हेलिक्स में कौन कौन से बॉन्ड होंगे? एक तो पेप्टाइड बॉन्ड होगा ही होगा, क्योंकि अमीनो एसिड है तो उनके बीच का पेप्टाइड बॉन्ड। दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है, अल्फा हेलिक्स में हाइड्रोजन बॉन्ड। व्हाट इज बीटा प्लेटेड? बीटा प्लेटेड के अंदर एक प्राइमरी स्ट्रक्चर नहीं बल्कि दो प्राइमरी प्रोटीन्स आपस में एक दूसरे के पैरेलल रन करते हैं। ठीक है, और इन दोनों चेन्स के बीच में जो प्राइमरी चेन है, इनके बीच में क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
दो अलग अलग चेन्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और ये प्लेट जैसे स्ट्रक्चर बनते हैं, पहला टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। जैसे साड़ी के पल्लू पे प्लेटें डलती हैं बेटा, प्लेट्स, बिल्कुल वैसा टू डायमेंशनल सा स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो याद रखना है अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड में से किस में एक ही चेन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, मतलब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर बोले तो अल्फा हेलिक्स में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, दिस इज विद इन द मॉलिक्यूल। इंट्रामोलिकुलर, इंट्रा मतलब होता है विद इन, ठीक है। इंट्रा आपको नहीं पता तो रट लो बेटा, याद कर लो, इसके बिना बायोलॉजी में काम नहीं चलेगा, बहुत बारी ये टर्म यूज होगी। इंट्रा मतलब विद इन और इंटर मतलब बिटवीन। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपका इंट्रा स्कूल कंपटीशन है। इंट्रा स्कूल कंपटीशन मतलब आप भी के स्कूल के बच्चे आपसे कंपटीशन करेंगे, तो सेम स्कूल के अंदर हो रहा है। लेकिन मैंने बोला इंटर स्कूल कंपटीशन है, इसका मतलब मल्टीपल स्कूल्स आपस में compete कर रहे हैं, तो बिटवीन के लिए इंटर टर्म यूज होगी। तो यहाँ पे दो चेन्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड आता है, इसलिए इसको बोलेंगे इंटर मॉलिक्यूलर, इंटर मॉलिक्यूलर। जबकि इस केस में कैसा होगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। होपफुली आपको समझ में आया, राइट। तो इंटर और इंट्रा समझ में आया, यहाँ इंटर लिख देता हूँ सिर्फ, क्योंकि आगे और भी चीज़ें ड्रॉ करनी है। तो पढ़ लेते हैं इसको फटाफट, सेकेंडरी स्ट्रक्चर को। यहाँ पे लिखता है इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होते हैं बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाते हैं, ठीक है। और आपकी जो चेन बनेगी वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेगा। और यहाँ पर दो टाइप के बॉन्ड होते हैं, एक तो पेप्टाइड होगा ही होगा, याद रखना है। बॉन्डिंग में पेप्टाइड तो रहेगी भाई, प्रोटीन है तो पेप्टाइड बॉन्ड ना हो ऐसा नहीं होगा, सब में होगा पेप्टाइड बॉन्ड। और एक बॉन्डिंग जो कि ये बनाने में बहुत हेल्प करती है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो दोनों टाइप की हो सकती है, इंट्रामोलिकुलर भी और इंटरमोलिकुलर भी, ठीक है। उसके अलावा हो गया बेटा टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर हाईली फोल्डेड ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का। और टर्शियरी स्ट्रक्चर दिखता कैसे है, बिल्कुल ऊन का गोला। जैसे ऊन का गोला तो अंदर से सॉलिड होता है, लेकिन ये हॉलो है, हॉलो ऊन के गोले की तरह दिखता है। आपकी एनसीईआरटी लिखती है बेटा वुलन बॉल, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है आपको, वुलन बॉल की तरह दिखता है, वुलन बॉल की तरह दिखेगा। मतलब इसके स्ट्रक्चर में आपको ऐसी कॉइलिंग दिखेगी, ऐसी, ठीक है, कि एक बॉल और अंदर से हॉलो है ये स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये ऐसी कॉइलिंग क्यों दिख रही है, क्योंकि इसमें और भी बॉन्ड्स बनने शुरू हो गए हाइड्रोजन के अलावा। देखो पेप्टाइड बॉन्ड तो था ही, पेप्टाइड बॉन्ड तो था ही, पिछले जितने बॉन्ड बन रहे थे वो था, पेप्टाइड के साथ हाइड्रोजन भी था। और बॉन्ड्स ऐड हो गए, जैसे डाइसल्फाइड बॉन्ड्स ऐड हो गए, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस ऐड हो गए, आयोनिक बॉन्ड ऐड हो गए, मतलब और भी टाइप के बॉन्ड बनने लगे। तो और अमीनो एसिड पास आने लगे, मल्टीपल अमीनो एसिड्स में होने लगा, तो एक उलझा हुआ स्ट्रक्चर बन गया, जैसा आपका ऊन का गोला होता है, ठीक है। ऊन मतलब वॉल आपकी क्या हो गया, मोली का गोला भी आप समझ सकते हो, अगर आप ऊन का गोला नहीं समझ रहे हो, वैसा एक बॉल हो गया, उसको बोलते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर, याद रखना है। और टर्शियरी स्ट्रक्चर हाईली एक्टिव स्ट्रक्चर है बेटा, इट इज हाईली एक्टिव, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन, एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन की एक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। ये लिख लो, ऐड कर लो इस चीज को। दूसरा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। बेटा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें एक से ज्यादा, दो से भी ज्यादा पॉलीपेप्टाइड आपस में क्या करती हैं, इंटरेक्ट करती हैं, दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड। जैसे कि मल्टीपल टर्शियरी स्ट्रक्चर आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4। और ये जो स्ट्रक्चर बन के तैयार हुआ आपके सामने, इंटरेक्टिव स्ट्रक्चर, दिस इज क्वाटरनरी। ऐसा कुछ होता है हीमोग्लोबिन में, जहां 2 अल्फा और 2 बीटा चेन होती हैं। तो जो हीमोग्लोबिन होता है, जो कि कैसा स्ट्रक्चर है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन एक टाइप का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें 2 अल्फा चेन होती हैं और 2 बीटा चेन होती हैं, ठीक है। तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन फ्रॉम अ टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर की फॉर्म में 2 या 2 से ज्यादा टर्शियरी स्ट्रक्चर आपस में आके इंटरेक्ट कर रहे हैं, जिसमें अल्फा होगा, बीटा होगा, ठीक है। 2 अल्फा और 2 बीटा, तो 4 पॉलीपेप्टाइड आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, दैट इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल जरूर याद रखना क्वाटरनरी का, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन इज अ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसमें एग्जाम्पल में कौन कौन से बॉन्ड आएंगे, वही पीछे वाले जितने दिखे। पेप्टाइड दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा, हाइड्रोजन दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा, डाइसल्फाइड दिखेगा, आयनिक दिखेगा। ये सारी बॉन्डिंग जो कि टर्शरी में है, वो सारी की सारी यहाँ दिखती है आपको, सारी बॉन्डिंग दिखती है, ठीक है। अब कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, आपके लिए चीजों को आसान कर रहा हूं। ये टॉपिक इतना आसान है कि आप इसमें उलझना चाहोगे ना तो उलझ जाओगे, इतना आसान है। गहरी बात कर दी मैंने, समझने वाले समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं। इतना आसान टॉपिक है ये कि आपको उलझना नहीं है बस इसके अंदर, इसको ईजी लोगे तो बहुत ही ईजी, एक्चुअल में इतना है, ठीक है। क्योंकि मेरा बहुत लंबे टाइम तक ये टॉपिक मेरा मेजर टॉपिक रहा है,
तो मुझे ये बात पता है कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है जिस लेवल पे आपको ये पढ़ना है। तो आप ये बात समझो कि लीनियर चेन जो हो गई, लीनियर स्ट्रेट चेन होगी तो दैट विल बी प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में फोल्ड होना शुरू होता है प्रोटीन, एक ही चेन फोल्ड होगी, हेलिकल स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर बनाएगी, तो अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड। आपके टीचर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछते हैं कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर के टाइप बताओ, तो अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड। इंटरमोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर या एंट्रेंस पे छोड़ दो, वहीं पे क्वेश्चन आएगा, स्कूल टीचर जनरली नहीं पूछते हैं। तीसरा टर्शियरी स्ट्रक्चर वूलन बॉल के तरह स्ट्रक्चर है जिसमें और भी बॉन्ड्स आएंगे। कौन कौन से? पेप्टाइड बॉन्ड आएगा, हाइड्रोजन आएगा, डाइसल्फाइड आएगा, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस आएंगे, आयनिक इंटरेक्शंस आएंगे। आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन के सामने, पढ़ते चलो। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या होने वाला है? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में दो या दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड जो कि टर्शियरी स्ट्रक्चर में होंगे वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे। एग्जाम्पल दे दो। एग्जाम्पल आ गया हीमोग्लोबिन, जिसमें 2 अल्फा 2 बीटा टोटल 4 पेप्टाइड आपस में क्या करती हैं? बॉन्ड बनाती हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और कौन से बॉन्ड बनेंगे? वही जो टर्शरी में बन रहे थे। मैक्सिमम सारे बॉन्ड होते हैं टर्शरी में, वही क्वाटरनरी में भी होंगे। ठीक है, तो जब भी आपको एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखते हो बेटा, तो कभी कभी क्या होता है, उस प्रोटीन का कोई स्ट्रक्चर अल्फा दिखता है, कुछ स्ट्रक्चर में आपको बीटा दिखता है, और इसी में आपको टर्शरी भी दिख जाता है। तो कुछ कुछ प्रोटीन कॉम्बिनेशन होते हैं कि इसका कुछ पोर्शन अल्फा हेलिक्स बनाएगा, कुछ बीटा प्लेटेड बनाएगा, कुछ टर्शरी बनाएगा। तो प्रोटीन अलग अलग शेप्स में फोल्ड हो सकता है। और क्यों फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन में इतना हमको माथा खपची क्यों करनी है सर, इतना प्रोटीन फोल्डिंग क्यों चिल्ला रहे हैं हम? क्योंकि मैं आपको पहली ही स्लाइड पे बात समझा चुका हूं कि प्रोटीन जब तक फोल्ड नहीं होगा अच्छे से, तब तक उसको वो अपना शेप नहीं मिल पाएगा जिस शेप में वो एक्टिव फंक्शन परफॉर्म करता है। प्रोटीन अपनी शेप के बेसिस पे एक्ट करते हैं बेटा। ये मैं इसी चैप्टर में जब एंजाइम पढ़ाऊंगा तो आपको समझाऊंगा, क्योंकि एंजाइम भी एक टाइप के प्रोटीन ही है। तो एंजाइम अलग से पढ़ेंगे बेशक ही हम, लेकिन वो प्रोटीन का ही सब टॉपिक आता है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई मैं क्या बोल रहा हूं? तो दिस इज इंपॉर्टेंट, प्रोटीन की फोल्डिंग प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी। एनसीईआरटी देखो क्या समझाती है। एनसीईआरटी ने ये अमीनो एसिड दिखाया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और इसकी एक स्ट्रेट चेन बना दी। स्ट्रेट चेन बना दी, ये जो स्ट्रेट चेन बनी, दिस इज व्हाट पॉलीपेप्टाइड, और ये प्राइमरी हो गया। सेकेंडरी में एनसीईआरटी दो स्ट्रक्चर बनाती है। एनसीईआरटी का डायग्राम है, एक अल्फा हेलिक्स चेक करो, एक ही चेन है, अल्फा हेलिक्स बना रही है। ये क्या बने हुए डॉट डॉट सर, ये बिंदी बिंदी सी क्या है? दीज आर नथिंग बट अमीनो एसिड। ये अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर्स दिखाए हुए आपको, यही वाले। ठीक है, यही वाले। और दूसरा क्या है? बीटा प्लेटेड, जिसके अंदर आपको दो प्रोटीन की चेन्स प्राइमरी आपस में रन करके प्लेटेड स्ट्रक्चर बना के दिखाया हुआ है कि प्लेटेड स्ट्रक्चर है, 2 डायमेंशनल, तो बीटा प्लेटेड। दिस इज बीटा प्लेटेड। टर्शरी बेटा ऊन के गोले की तरह दिख रहा है, और टर्शरी के अंदर चेक करो, टर्शरी के अंदर आपको अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, ये रहा सॉरी, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर और बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर दोनों दिखाए हुए हैं। तो टर्शरी बनता कैसे है? जब अल्फा हेलिक्स बीटा प्लेटेड और पास में आ जाएंगे और फोल्डिंग हो जाएगी, तो एक ऊन का गोला बन जाएगा, गुच्छा बन जाएगा। तो टर्शरी इन्हीं से बना है। तो कंटिन्यूटी में एनसीईआरटी ने इतनी खूबसूरती से दिखाया हुआ है। बॉन्ड देखो, हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्डिंग दिखाई हुई है। और क्वाटरनरी, जब मल्टीपल टर्शरी स्ट्रक्चर आपस में आके इंटरेक्ट करने लगे, तब बनता है क्वाटरनरी। एग्जाम्पल के तौर पे हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का। मेरी बात समझ में आ गई? तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज प्रोटीन का आपका क्या, प्रोटीन का फोल्डिंग। बाकी बेटा प्रोटीन हमने हर एक लेवल पे कंप्लीट कर लिया है अच्छे से, हर एक लेवल पे कंप्लीट कर लिया है। प्रोटीन में हमने क्या पढ़ा? हमने पेप्टाइड बॉन्ड पढ़ा, कैसे बनता है, अमीनो एसिड पढ़ा, अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर पढ़ा। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब आपको कमेंट बॉक्स के लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसका आपको आंसर करना है। ठीक है, मुझे आपको ये बात बतानी है कि अमीनो एसिड का नेचर एसिडिक होता है, बेसिक होता है, या न्यूट्रल होता है। ये बात आपको मेरे को बतानी है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो अगली क्लास के अंदर बेटा हम अगला टॉपिक करेंगे विच इज़ योर व्हाट, लिपिड। तो लिपिड है या कार्बोहाइड्रेट है, उस अकॉर्डिंगली हम देख लेंगे हमारे सीक्वेंस में क्या चल रहा है। तो अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक ये टॉपिक कंप्लीट कर लो। वीडियो लेक्चर समझ में आया तो मुझे नीचे कमेंट करके बता दो, और पढ़ते रहो नेक्स्ट क्लास तक। थैंक यू सो मच।